नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर वहां की जनता में खुशी है और इसीलिए प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना बढ़ाने के लिए बेहतर काम करें ताकि हर नागरिक का जीवन खुशहाल और सुखमय बने और वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर आगे बढ़ें, उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिले, हर व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की समस्याएं हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आती हैं और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है। गांव को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिकाना हक देने के लिए, उन्हें मालिक बनाने के लिए हमने स्वामित्व योजना चलाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भूमि के कई शेयर होल्डर हैं, इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। हर व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा और किला नंबर आसानी से याद रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। उनकी मांग को वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद में से कोई एक सिफारिश करेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह नागरिकों की ऑनलाइन सूचना और सेवाओं के लिए जन सहायक ऐप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्लेवे स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए। इसके अलावा गरीब मेधावी विद्यार्थियों को जेईई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर 100 कार्यक्रम में शिक्षा दिलवाई जा रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट बीज उत्पादक भी जुड़ेंगे जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज मुहैया करवाएंगे, जिससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, जो कि किसानों की आय दोगुना करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 30-35 लाख क्विंटल गेहूं और अन्य फसलों का प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसको लेकर पिछले कई दशकों से किसान मांग भी कर रहे थे। प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फैसला किया कि बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा बीज पोर्टल तैयार किया जाए जिससे किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज मिल सके। बल्लभगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 सेक्टरों में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के कार्य का शुभारंभ करते हुए हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि मनोहर सरकार में पर्ची और खर्ची बंद हो चुकी है और अब युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। दिवाली के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 सेक्टर्स में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सेक्टर 62 आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई जा रही 178 स्ट्रीट लाइट्स के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा करीब 110 नए पोल्स भी यहां लगाए जाएंगे और विधानसभा के सभी सेक्टर्स में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सेक्टर्स की सड़कों के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। का जो सारा अपने जो लाइट का जो LED लाइट की जो करी है, ये सारे पोल लाइट सारी चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर के डिवाइड रोड में है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उनमें भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं
या बड़ी लाइन डलनी है उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का काम करें। इन लोगों को रात के 12 बजे किसी को आने जाने में परेशानी है। अगर कोई बस स्टैंड से चलेगा, रेलवे से चलेगा तो आदमी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। लाइट रहेगी तो अंधेरे से लाइट रहती है उससे समस्या खत्म होती है। सेक्टर 65 की सड़क है, सेक्टर 2 और 65 की है। जल्दी आने वाली सड़क सेक्टर 65 की दोनों की और बाकी जो सेक्टर सब सड़कों को जल्दी कराने का काम। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उपस्थित सेक्टर वासियों को संबोधित किया। कहा कि 2014 से पहले बल्लभगढ़ काफी पिछड़ा हुआ था। बल्लभगढ़ की जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाया है। तभी से उन्होंने बल्लभगढ़ के विकास को लेकर जनता से किए गए वादे पूरे करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ के विकास के लिए उनके निवेदन पर सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया और उसी का परिणाम है कि बल्लभगढ़ में अंग्रेजों के जमाने से बने हुए पुराने स्कूल्स को भव्य इमारतों में बदलकर शहर के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए बेहतरीन माहौल दिया गया है। करीब 150 किलोमीटर की RMC सड़कें बनवाई गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए कॉलेजेस की सौगात भी दी गई। वहीं मूलचंद शर्मा ने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि वो सेक्टर्स में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बल्लभगढ़ में खारे पानी की सप्लाई हुआ करती थी और बीजेपी की सरकार में रेनीवेल परियोजना के तहत अब लोगों को मीठा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पर्ची और खर्ची बंद हो चुकी है। फरीदाबाद और पलवल इलाके के साथ साथ पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर ही बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जनता टीवी के लिए बल्लभगढ़ से अमित चौधरी की रिपोर्ट। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शनिवार को रेवाड़ी के गांव नांधा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद ब्रजेश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा सैनिकों की खान रहा है। सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने बताया कि 7 वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया, बिना भेदभाव के किया, भाई भतीजावाद के बिना किया, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ने की पेराई का सीजन शुरू हो चुका है, जिसके तहत पलवल की चीनी मिल शुरू कर दी गई हैं और 12 नवंबर तक प्रदेश की सभी शुगर मिल शुरू कर दी जाएंगी। किसानों का एक एक जो दाना है उसको खरीदा जाएगा। आज गांव नांदा में शहीद ब्रजेश की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम था और आज उनके शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है। और जिस तरह से हमारा दक्षिणी हरियाणा शहीदों की मतलब सैनिकों की खान कहा जाता है, इसी तरह हमारे बहुत से जो सैनिक हैं वो शहीद भी हुए हैं। और जो ये क्षेत्र है वो देशभक्ति का एक नमूना है। और मैं यही कहूँगा कि जिस माँ बाप ने ऐसे स्कूल को जन्म दिया है उनको भी मैं नमन करता हूँ और शहीद को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा और सुरक्षा की। देखो, सरकार पिछले 7 साल से जिस तरह से आपने देखा होगा विकास कार्य करवाए हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी महकमों में अच्छा काम सरकार ने किया है। और सभी जिलों में पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के काम हुआ है। और विपक्ष का तो अब ये काम होता है कि भाई विरोध करना या कोई मुद्दे उठाना, बिना बात के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जो हमारी शुगर मिल है, क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है। 26 अक्टूबर को हमने पलवल की पहली शुगर मिल का शुभारम्भ किया है और इसी तरह से आगे भी 12 नवंबर तक हम सारी की सारी 10-11 जो भी हमारी शुगर मिल है उनका शुभारम्भ कर देंगे। और जो किसानों का जो गन्ना है, एक गन्ना हम दिलवाएंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है, किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। संस्कृति मॉडल स्कूलों को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें री एम्प्लॉयमेंट की जा रही है, जो सेवानिवृत्त टीचर हैं उन्हें लगाया जाएगा। खाद की कोई कमी नहीं है। अभी तक जितना अभी तक खाद है वो पिछले खाद से ज्यादा है। जितना हर साल खाद खरीदा जाता था उससे ज्यादा खाद है। एक घबराहट पैदा कर दी
जैसे आपका ध्यान होगा कुछ साल पहले ना एक बार एक घबराहट पैदा कर दी थी कि नमक खत्म हो जाएगा, तो दुकानों में नमक ही नहीं रहा था। अब नमक जैसी चीज खत्म कर दी थी। डीएपी तो फिर भी है, आज की तारीख में बिल्कुल भी डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो घबराहट पैदा करती है, जिसके अभी तक धान नहीं कटे वो भी लाइन में लग के खड़े आ गया कि मुझे भी डीएपी भी दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों का विश्वास दिलाता हूं कि 1 एकड़ जमीन भी कहीं ऐसी नहीं होगी जो बिना डीएपी के उसको बोनी पड़ेगी। निश्चित तौर से टाइम पे उसको डीएपी मिलेगा, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ना ही स्टॉक करने की जरूरत है। डीएपी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है उसकी। ये घबराहट पैदा करती है उसकी वजह से। संस्कृत मॉडल स्कूल में जो पोस्टें खाली हैं वहाँ हमारा पूरा प्रयास है, इंटरव्यू चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में हमने टीचर वहाँ नियुक्त कर भी दिए हैं, और जो टीचर रिटायर दे रहे हैं उनको भी हम रीएम्प्लॉयमेंट दे के दोबारा वहाँ टीचरों को पूरा करने का हमारा प्रयास है। लेकिन विभाग में टीचरों की कमी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोरोना के कारण काफ़ी कुछ जो हम करना चाहते थे वो काफ़ी काम कर नहीं सके। लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में जल्दी टीचरों की जो कमी है उसको पूरी करें। सरकार ने हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर को प्रदेश के 100 और गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने वाले फीडरों से जोड़कर ग्रामीणों को तोहफा दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के मुताबिक म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब प्रदेश के 5487 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। बाकी गांवों को भी जल्द 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। आपको बता दें कि शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से इस योजना की शुरुआत की थी, और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा दिवस के मौके पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 67 गांव और इस योजना में शामिल किए गए, जो अब पूरी तरह से जगमग होंगे। और इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 गांव इसमें शामिल किए गए, जो अब शहर की ही तरह चमकेंगे। 77% से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड किए गए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायिका सीमा त्रिखा, मेयर सुमन बाला, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू होने जाने से अब क्षेत्र की कॉलोनियों और सेक्टर्स में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पूरी तरह से निजात मिलेगी। देखिए, आज यहाँ पर प्रतापगढ़ में हमारा यहाँ पर 112 MLD का मेन पंपिंग स्टेशन का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ हमारे बड़कल की लोकप्रिय विधायिका सीमा त्रिखा जी, मेयर अपनी सुमन बाला जी, यहाँ की निगम पार्षद हमारी सपना डागर जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला, इन सब एरिया में पानी के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या थी, सीवर ओवरफ्लो होता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने यहाँ पर 32 करोड़ 74 लाख की लागत से इसका अपग्रेडेशन कराया है, इस पंपिंग स्टेशन का। पहले ये 40 MLD का था, अब 112 MLD का हो गया है। तो अब जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या इस बहुत बड़े एरिया में थी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला, झाड़ सैतली, 24 सेक्टर, 25 सेक्टर, उससे अब निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ी लोगों को राहत मिलने वाली है इससे। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने फरीदाबाद के सेक्टर 31 की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों ने विधायक राजेश नागर का फूलमालाओं से सम्मान किया। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबित हो चुके थे, लेकिन अब पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास अपनी गति पकड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए देश प्रतिदिन बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले उनकी पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बन के तैयार हो गया है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत गर्मियों में बिजली की आती है वो भी दूर हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी के लिए कालेखां सराय से DND से कालमदीकुंज और फिर 37 वाला जो फ्लाईओवर है उस पर एक रोड आ रही है 12 लेन 12 लेन की, वो बाईपास से होती हुई केली गांव मथा रोड पे जुड़ेगी और उससे फिर अब बॉम्बे कॉरिडोर में वो कनेक्ट हो जाएगी। एक राउंड अबाउट बहुत बड़ा चौराया केली गांव में बनेगा। और आने वाले समय में जो हम नोएडा जाते हैं,
कालिंदी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो हमें जाम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये नहर के साथ जो है ये रोड बहुत तंग है, उसकी वजह से जाम भी लग जाता था। तो अब एक सिंगल फ्री रोड, एलिवेटेड रोड हमें मिलने जा रही है, जिससे हमारे को कालिंदी कुंज जाना हो, नोएडा जाना हो या दिल्ली जाना हो तो 5 से 10 मिनट में हम दिल्ली, नोएडा, कालिंदी कुंज पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में यूपीएससी के चयनित युवाओं समेत आईआईटी जेईई एडवांस में सुपर 100 से चुने गए 28 युवाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारी दी। मेरे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह है। ये सुपर 100 एक शुरुआत इस तरह की हुई कि आपने जिस तरह से बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं जिनमें हुनर है और हुनर को तलाशने का आप लोगों ने, आपके महकमे ने काम शुरू किया और अब ये सुपर 100 के तौर पर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने है, प्रदेश के लोगों के सामने है। आप क्या मानते हैं सर कि इस तरीके से जो आपने ये शुरुआत की है, इससे जो बहुत गरीब युवा है और टैलेंट है वो उनको आगे आने का एक मंच दिया गया है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से? इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। आपके बिहार में सुपर 30 के नाम से एक प्रोग्राम चालू होता था। उसी तर्ज पर हमने ये देखा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें हुनर है, कौशल है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। साधन संपन्न नहीं है लेकिन हुनर है, उसमें कौशल है, उसमें टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए तो ये बच्चे भी आगे निकल सकते हैं। मैं इसी संदर्भ में एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। 2010 में मेरा बेटा आईआईटी का जो है ना उसमें उसका चयन हुआ और उसने रुड़की में अपना जो है ना ये बीटेक की परीक्षा वहाँ पे उन्होंने उत्तीर्ण की। सही मायने में अगर मैं देखूं तो पिछली बार सीएम साहब के सामने भी ये मैंने बात कही थी, पिछली बार जब 23 बच्चे आईआईटी में गए, सरकारी स्कूलों से संबंध रखने वाले बच्चे जो आगे बढ़ के निकल के आ रहे हैं, तो निसंदेह 2010 में जो मेरे बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था उसमें जितना हर्ष मुझे था उससे कई गुना पिछली बार हुआ और इस बार उसमें और वृद्धि हुई कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से संबंध रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अभिभावक होने के नाते मैं उनके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे जिनके पास साधन संपन्न नहीं है लेकिन टैलेंट में किसी से कम नहीं है, तो ये जो सोच है उसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ये सोच हमारे सामने जो रखी है कि इन्हें किसी वजह से ये कमी महसूस ना हो कि इनके पास पैसा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसी सोच को आगे लेके हमने जो हर्ष मुझे 2010 में हुआ उसमें कहीं ज़्यादा हर्ष आज और वो पिछले साल मुझे ये महसूस हुआ कि किस तरह से हमारे ज़रूरतमंद बच्चों को अगर उनको थोड़ा सा भी हौसला दिया जाए तो वो आसमान की बुलंदियों तक छू सकते हैं, कामयाबी के सफ़र जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस 2 सालों में जिस तरह से हमें रिजल्ट मिले हैं इनमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और ईट का भी परिणाम आने वाला है और उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, स्कूल शिक्षा विभाग में आप काफ़ी समय से जो है वो काम कर रहे हैं, आपकी लगातार रुचि इसमें इस तरह से भी नज़र आती है। चूँकि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था ये सुपर 100 का, चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, 23 बच्चे उस बार जो वो चयन हुए थे। उस वक्त एक और आपने जो वो चर्चा की थी कि ये सुपर 100 जो एक संस्थान हम चला रहे हैं, एक जगह पे चला रहे हैं, इसका थोड़ा दायरा और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विचार जो है वो आपने करने का फैसला किया था। उस पे आप आगे बढ़ रहे हैं सर कि सुपर 100 के एक जो संस्थान जहां है उसी तरह से अलग अलग जगह पे हो? जी, इस बारे में मैं आपको ये बता दूं और हमारे दर्शकों को भी ये इस बात की जानकारी मिल जाए कि पहले हम 2 जगह पे ये हमारे संस्थान चलाते थे। एक विकल्प फाउंडेशन जो नवीन मिश्रा जी हैं वो खुद आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं, वो उसका संचालन करते हैं, वो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं क्योंकि ये संस्थान वहाँ से चल रहा है। एक पंचकुला में एस ट्यूटोरियल और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके समन्वय और सहयोग से हम पंचकुला में चला रहे हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने इस सारे कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए और बच्चों ने जिस तरह से हौसला अफजाई करते वक्त उनके सामने मांग रखी कि इनका थोड़ा सा विस्तार किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये हमें आदेश दिए कि इस 2 को बढ़ा के 4 संस्थान किए जाएँ। तो हमने करनाल में और हिसार में
2 संस्थान और चालू कर दिए हैं। अभी फिलहाल हम 4 जगह से हम इन बच्चों को कोचिंग देते हैं, तो एक ये विस्तार हुआ। और अभी इसमें एक चीज़ जो हरियाणा से संबंधित बात ये है कि ये जो बच्चे हरियाणा से हैं, तो अभी तक हरियाणा का नाम इस बात से जाना जाता था कि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के जवान बहुत आगे हैं, और धीरे धीरे उसमें और वृद्धि हुई कि हमारे यहाँ के पहलवान का मतलब ये हुआ कि क्रीड़ा से संबंधित तमाम जो विधाएं हैं उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं तो पहलवान की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे करके जय जवान जय किसान के साथ में पहलवान को जोड़ा। और अब हमारी चौथी जो बात हम जुड़ रहे हैं कि हमारा का यहाँ जो नौजवान है, जो शिक्षित है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का भी आगे से इस तरह का अनुसरण करने के लिए उनके सामने भी एक उदाहरण पेश करेगा। तो हमारे नौजवान जो शिक्षित हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके हुनर को और ज़्यादा तराश के आगे लेकर जाए। तो हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, तो ये चौथी बात भी इसमें जुड़ जाए। और उसमें शिक्षा के महत्व को समझने वाले जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे उनके पीयर्स हैं, उन सब लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। और शिक्षा में अहमियत होने के बावजूद हमारी ये बात ऊपर उभर कर आ रही है कि हमें धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा के प्रति और प्रेरित करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आए, उसमें भी इन सब बातों को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि जो बातें 2030 तक देश के दूसरे प्रदेशों में होंगी, वो उन सब चीज़ों को हम मूर्त रूप से हरियाणा की धरती में 2025 तक हर हालत में उसे इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि जय जवान जय किसान के साथ जैसे पहलवान का नाम जुड़ा, अब हमारे शिक्षित नौजवान भी उसमें शामिल होंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, चाहे IITs की बात हो, चाहे नीट की परीक्षा से आने वाले समय में जो हमारे एम्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे जाएं और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भी नाम उसमें रोशन करें। प्रधान सचिव के पद से आपने स्कूल शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी संभाली, अब आप अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। और ये सुपर 100 जैसे तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान बढ़ा है, बच्चे जो हैं उनकी संख्या लगातार सरकारी स्कूलों में बढ़ रही है। इस बार भी जो सरकारी स्कूल है उनमें दाखिले बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे कि अब लोग जो हैं वो सरकारी या निजी उसमें उस तरह से तुलना नहीं कर रहे, वो ये देखते हैं कि सरकारी संस्थान में भी अगर अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी शिक्षा वहाँ है तो सरकारी में क्यों न भेजा जाए? मतलब रुझान आप समझते हैं कि बढ़ा है सर? निसंदेह एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस बार 3.5 लाख बच्चे और ज़्यादा वृद्धि हुई है सरकारी स्कूलों में। और पहली बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। तो अपने आप में ये 2 आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह से हमारे अभिभावक और पेरेंट्स और समाज के दूसरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमें सरकारी स्कूलों में जिस तरह से हमने शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया है उसके प्रति लोगों का रुझान पैदा हुआ है और लोग धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेके आ रहे हैं। इसी के साथ में शिक्षा में किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जाए उसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमने हर एक ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल का निर्माण किया है, बल्कि ये वो स्कूल हैं जो पहले हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे उनका स्तर बढ़ा के हमने CBSE से एफिलिएट किया है। वहाँ पे हमने इंग्लिश माध्यम से शिक्षा को प्रचारित करने की बात कही है। वहाँ पे हमें विशेष तौर पर चयनित प्राध्यापक हैं उनको लेके वहाँ पे जाएंगे और इन सभी मॉडल संस्कृति स्कूल जिनका नंबर 137 हो गया है उन सभी स्कूलों में हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी साइंस की फैकल्टी, आर्ट्स की फैकल्टी और कॉमर्स की फैकल्टी भी उपलब्ध हो। वहाँ पे एक पहले दर्जे का चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लैंडस्केपिंग हो, उनको एक प्राइवेट स्कूल के दर्जे से किसी भी मायने में कम आंकलित नहीं किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब सरकारी स्कूलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, शिक्षा विभाग में आप आत्मीयता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों से क्या आपकी जो है वो ACS एजुकेशन के नाते क्या अपील है सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजने को लेकर, या फिर यूँ कहेंगे जो IIT में जैसे बच्चे गए हैं, UPSC का 2020 का परिणाम हरियाणा के लिए देखें तो काफ़ी अच्छा परिणाम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर एक अपील के तौर पर आप लोगों से? मैं हरियाणा के तमाम इलाकों में रहने वाले अभिभावकों और पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा
कि मेहरबानी करके एक भ्रम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। पिछले 3 सालों के आंकड़े आपको देखें, 10वीं का रिजल्ट हमारा प्राइवेट स्कूलों से बेटर है। माफ़ कीजिएगा, 12वीं का हमारा रिजल्ट बेटर है। 10वीं में हम बहुत उनके समकक्ष आने वाले हैं। हमारे जो पिछले 3 सालों के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो +2 के हैं, चाहे वो IIT JEE के 2 साल के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो हमारे बच्चे अलग अलग प्रस्थानों में जाके एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, इन सब को ध्यान में रख के ये एक विश्वास पैदा करें अपने मन में कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है, बशर्ते अभिभावक उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दें। बच्चे जब स्कूल में जाएं तो स्कूल में जाके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अवश्य तौर पे उसमें शामिल हों और वहाँ जाके जो हमारे जो टीचर्स हैं उनसे सवाल जवाब करें, उनसे पूछें, उनका भी आकलन करें कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पे उसको दूर किया जा सकता है। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो स्कूल के मैनेजमेंट में सारे फैसले लेती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये कोशिश करें कि कैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुणात्मक सुधार उसमें हो सके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महावीर सिंह मौजूद थे, जो हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। डॉक्टर महावीर सिंह का यही कहना है कि लोगों से भी यही गुजारिश है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें भरोसा जताएं, वहां पर जाकर टीचर्स से मुलाकात करें, बच्चों को वहां भेजें, बच्चों की मॉनिटरिंग करें और जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर करने के लिए तमाम सुधार जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। गुणात्मक शिक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिले, इसको लेकर कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।